हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स। ये वीडियो लेक्चर जो है क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 फंक्शन के लिए तैयार की जा रही है। फंक्शंस ये वन ऑफ द हीरोइक चैप्टर है। आप ये समझ लीजिए, ये हीरो भी है और ये विलन भी है। हीरो इसलिए क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, विलन इसलिए कहो क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा लॉजिक है, जब तक इसके लिए तुम केयरफुल होकर प्लान नहीं बनोगे तो तुम इसे हरा नहीं सकते। इसको सीखना है तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, अच्छे लॉजिक्स की जरूरत है, अच्छे पेशेंस की, अच्छे कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। पूरे बुक 1 में या कि 12th क्लास की बुक 1 का सबसे मुश्किल चैप्टर समझा जाता है चैप्टर 1। हमने रिलेशंस पे काफी सारे वीडियो बना दिए, अब हम लोग फंक्शंस की ओर चल रहे हैं। फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो बेटे, 11th क्लास में था ये डोमेन। फंक्शन में सबसे पहले आके डोमेन और रेंज में उलझ जाते हैं, ठीक है। तो उलझने का मतलब है आपने पढ़ाई की, ऑनेस्टली किया, लेकिन वो पार नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर काफी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एकेडमिक लेवल पे जितने क्वेश्चंस हैं आपने किए, ट्राई किए, आपने सीख भी लिया। तो जिन्होंने 11th क्लास में किया वो तो ठीक है, उसके आगे काफ़ी आगे पढ़ना है। 11th क्लास जहाँ खत्म होता है वहाँ 12th क्लास के फंक्शन स्टार्ट होते हैं। तो 11th क्लास में जितना पढ़ा उससे आगे पढ़ने वाले, लेकिन मैं अपनी वीडियो क्लास में 11th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट भी कराता जाऊँगा। ऐसे चैप्टर्स वीडियो क्लास में बन जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें आप 2 बार 3 बार वॉच करोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं ये जिम्मा लेता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करा दूं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा, पूरी तरह से नहीं कर सकता, ये आप बताओगे कि जब वीडियो में क्या कमी रह गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लेट्स बिगिन द क्लास। वेलकम बैक। आइए देखिए, मैंने 11th क्लास के जो प्री कॉन्सेप्ट्स हैं उसे मैंने एक सिस्टमैटिक तरीके से लिख लिया। देखिए इस तरह की प्रेजेंटेशन अगर पहले से लिखते हैं तो इसका बेनिफिट क्या और क्यों लिखा जाता है। देखिए कोई भी एक वीडियो क्लास होती है तो उसमें जो लेक्चरर का जो वीडियो मेकर होता है, मुझ जैसे लोगों का यही एक कोशिश होती है आपको एक बढ़िया सी चीज़ बना के मिल जाए, है ना। बिल्कुल ऐसा जो नोट्स हो, जिसमें ऑडियो हो, विजुअल्स हो, सब कुछ आपको अच्छे जगह से मतलब कि कॉन्सेप्ट की डिलीवरी अच्छे से हो जाए, पिक्टोग्राफिकली भी। देखिए आपने 11th क्लास में, चलिए शुरू करते हैं। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा बेटा? 11th क्लास में हमने पढ़ा फंक्शंस के बारे में। जहां तक रिलेशन एंड फंक्शन, इन दोनों के बारे में बात करें, रिलेशन एक कंप्लीटली अलग चैप्टर है, अलग एक्सरसाइज है, और फंक्शन उससे जुड़ा हुआ है, उस जैसा ही है, ऑफकोर्स उससे रिलेटेड है। जहां रिलेशन में कोई खास मतलब कि बंदिश नहीं है। रिलेशन दो सेट के बीच में जो है वो कैसे भी करके रिलेशन बना सकता है। मतलब रिलेशन किसी भी तरह से हो सकता है दो सेट के बीच में। मैंने रिलेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि रिलेशन के अंदर ये बात होनी बहुत जरूरी है ना। रिलेशन को कंडीशन है, इस सेट के कुछ एलिमेंट उस सेट के कुछ एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं। फंक्शन में बहुत सारे कंडीशन है। कैसे? देखिए आपने रिलेशन पढ़ लिया, अब फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में क्या देख रहे हैं हम? f फ्रॉम a टू b। ए फंक्शन, ए रियल फंक्शन, रियल का मतलब जो रियल नंबर पर बेस्ड है। आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। रियल का मतलब ऐसी जो चीज जो ग्राफ में डाली जा सके, आपके लिए पहला काम के पॉइंट, यानी जिसको हम लोग ग्राफ में देख सकें। हम लोग 11th क्लास में कई तरह के फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके पहले मैं आपको पहले ये बता दूं, फंक्शन क्या चीज होती है। दो सेट है a एंड b, f फ्रॉम a टू b, सच दैट व्हाट, एवरी एलिमेंट ऑफ x, सेट का हर एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट, आपको गौर करना है। यहां मैं 11th क्लास की वीडियो में, क्लास में इसमें इन बात को अक्सर गौर करता हूं। दो चीजें गौर करनी है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग करता है ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट वो क्या होना चाहिए? मस्ट हैव ए यूनिक इमेज। देखिए ये एक सेकंड पॉइंट है, यूनिक इमेज, यानी सेट बी में उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज हमने ये पढ़ लिया 11th क्लास में। आइए थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं, रिकैप कर लें हम उस बातों को। एवरी एलिमेंट का मतलब होता है सेट ए का, यानी इस सेट में जो भी एलिमेंट्स है उस सबका इमेज होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है बेटा। दूसरी कंडीशन है इस सेट का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो। यूनिक का मतलब हो गया हर एक्स जो है
हर एक x एक ही y से जुड़ेगा, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, आइए इस बात को समझाने के लिए मैंने 3-4 पिक्टोग्राफिक विजुअल्स तैयार कर दिए मैंने, आपको इससे बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप सेट इसमें क्या देखते हो, देखो आपने पहला सेट a और b, पहला फंक्शन लिया मैंने, देखिए इसमें x1 x2 x3 ये क्या कहलाएंगे, प्री इमेजेस, इसको कहते हैं प्री इमेजेस। तो मैं आपको यहां लिखूंगा उन जानकारी को, ये प्री इमेज कहलाते हैं और इसे इमेजेस कहते हैं हम। ठीक है बेटे, x1 जो y1 से जुड़ा हुआ, x1 x2 x3 को इन सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको प्री इमेज कहेंगे। फिलहाल एक टेक्निकल लैंग्वेज है, एक मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये इमेजेस हैं। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए x1 x2 हर एक का इमेज मिल रहा है ना, ये इसमें हर एक का इमेज मिला, x1 x2 x3 गौर करें, हर एक का इमेजेस है। ठीक, आइए यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, एवरी का मतलब होता है इस सेट का कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, यानी हर एलिमेंट किसी ना किसी से जुड़ा हुआ। क्लियर, यानी एक क्लॉज तो हो गई। यूनिक पे आ जाते हैं। यूनिक का मतलब होता है बेटा इस सेट का हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। एक इमेज का मतलब हो गया, यानी इस सेट का देखिए x1 की इमेज y1 है और x2 की इमेज y1 है, यानी एक x से 2 y नहीं, यानी उल्टा हो सकता है, यानी 2x का 1 y हो सकता है। जैसे आप यहां पर नोटिस करेंगे fx1 डालते हो तो y1 मिला आपको, fx2 डालते हो जब भी y1 मिला। बेटे ये कंडीशन एलिजिबल है, यानी ये फंक्शन है बेटे, इट्स ओके, मैंने यहां टिक कर दिया। आइए सेकंड केस में आओ। सेकेंड केस में देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये y4 देखिए छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, हमारे पास पोस्ट यानी सेट बी के लिए कोई भी एलिमेंट छूटता है तो हम उसे बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। आइए मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं वो y4 का क्या होता है। तो आपने ये देखा कि x1 y1 यानी हर एक एलिमेंट का, सेट का हर एलिमेंट का एक इमेज है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर एलिमेंट का एक ही इमेज है, इसलिए ये भी मेरा फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है, डेफिनेशन को यस कहता है। ओके कम, आइए बेटे थर्ड टॉपिक में देखते हैं। थर्ड फिगर में क्या देखते हो, देखो यहां पहले भी फेल हो गया, x1 के 2 इमेजेस हैं, ये चीजें 11th में थी। ठीक है, x1 के 2 इमेजेस है, देखिए इस x के 2 इमेज, क्या मतलब बेटे fx1 जो है वो y1 भी है और x2 जो है वो भी y2 है, सॉरी ये x1 डालते हो तो y1 के 2 इमेज हैं बेटे। कभी भी हमें फंक्शन में ये सीखा हमने 11th क्लास में कि ये वाली फिगर नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे होगा तो ये फेल समझा जाएगा, इसका ये फंक्शन नहीं है। इसका रीजन क्या है, रीजन सिंपली इसमें यूनिकनेस नहीं है, इट इज नॉट यूनिक। ठीक है, आप इसको ऐसे समझेंगे, ये यूनिक नहीं है। ठीक है, इतनी में इतना समझ काफी है हम लोगों के लिए, 11th क्लास हमने पढ़ रखा है, यानी एक x के 2 इमेज नहीं होने चाहिए। क्लियर नाउ, अब यहां आ जाइए फोर्थ केस में क्या देखते हो, x1 x2 y1 से जुड़ा हुआ, कोई परेशानी नहीं है इस जैसा x1 x2, बट x3 की देखिए कोई इमेज नहीं दिख रही है। x3 हैज ये फेल हो गया, ये तो फेल हो गया था, अब ये भी फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x3 डू नॉट हैव इमेज, x3 डू नॉट हैव इमेज। इस तरीके से तो तुमने क्या देखा बेटा, x3 का इमेज नहीं है। बढ़िया, यानी इसका मतलब ये दोनों फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शंस हैं। आइए तो ये बातें हमें 11th क्लास में सीखनी थी। लास्ट एंड फाइनल कुछ और बातें हमने सीख लिया। प्री इमेजेस, प्री इमेज क्या होता है, पोस्ट इमेज क्या, इमेजेस क्या होता है, ये हमने देख लिया। ये सेट, ये फंक्शन यहां से यहां रन कर रहा है बेटा, ए से बी की ओर। हमने एक टर्म सीखा डोमेन, डोमेन सीखा, किसको कहते हैं, वैल्यूज, इनपुट बोलता हूं मैं इसे, इनपुट जो हम x की वैल्यू डालते हैं उसे इनपुट कहते हैं। इसको हम लोग वैल्यू ऑफ x का कंपोजिशन, जितने सारे x हैं उसको हम लोग, उसे हम लोग डोमेन कहेंगे। ये डोमेन का मतलब वो सारी वैल्यू ऑफ x, ऑल x, गौर करना, ठीक है, ऑल दोज x फॉर विच fx इज डिफाइंड। देखिए मैंने क्या लिखा, अब धीरे धीरे हम लोग इसी चीज को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे तो आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, इसलिए गौर करना है। ऑल दोज x यानी x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए y मिलती हो, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो याद कीजिए हम लोग इस तरह के फंक्शन के बारे में 11th क्लास में देख रहे थे, fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, जब भी फंक्शन ऐसा मिलता था बेटा तो आपने क्या कहा, x की वैल्यू हम 1 नहीं पुट कर सकते,
x की वैल्यू 1 क्यों नहीं पुट कर सकते बेटा? x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y नहीं मिलेगा हमें, यानी fx इज नॉट डिफाइन हो जाएगा। एग्री? आगे बात समझ में? यानी x की वो वैल्यूज हम लेंगे जिसके लिए मुझे fx मिलता हो, रियल मिलता हो बेटे, तो उसको हम लोग डोमेन में शामिल करेंगे। यानी इसमें हम जब डोमेन बोलते थे 11th क्लास हमने सीखा, जब हमने डोमेन लिखना शुरू किया इस तरह के क्वेश्चन में, डोमेन में हमने कहा रियल -1। एग्री? क्लियर? याद आ गया होगा आपको। इसी तरह आपने कुछ और भी चीज़ों को पढ़ा है, फिलहाल हम उस पर नहीं जाने वाले, रूट वाले क्वेश्चंस वगैरह थे। चलिए, डोमेन का क्लियर हो गया। डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज जिसके लिए y डिफाइंड हो। गुड। अब हम रेंज पे चलते हैं। रेंज, ये सारे टर्म 11th क्लास में भारी भरकम टर्म थे, बट अब हमारे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, हमें आता है। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अब पढ़ लिया हमने। रेंज में क्या देखते हैं? वैल्यूज ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, ठीक है, फॉर गिवन x। ये क्या टर्म है? ये जो लैंग्वेज है, ये देखिए, मैंने जो कहा चैप्टर 1 मुश्किल, बार बार बता रहा हूँ। आप अगर पढ़ के कंफर्ट फील करते हो बेटा तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बढ़िया। आपको आसान लग रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, यानी आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ये ना पानी जैसा है, रेत जैसा निकलता जाता है, क्योंकि ये लॉजिक पर बेस्ड है। जैसे ही लॉजिक निकल जाएगा दिमाग से तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे हर चैप्टर में एक जैसी बात होती है, मैथमेटिक्स में अलग अलग नाम से डराया जाता है आपको, ठीक है ना। चलिए, मेन बात बता दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग, अगर आप एक बार जान जाओगे बेटे तो बहुत मजा आएगा इन जैसे क्वेश्चनों में। वैल्यू ऑफ y फॉर द गिवन x, यानी ये सारे जो x आपने कलेक्ट किए ना बेटे, x के जितने सारे y मिलते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। वेल, ये डोमेन जाना हमने और ये रेंज जान लिया। रेंज तो यहाँ के हिसाब से रेंज जो है आपका क्या बनेगा? y1 और y2। x की जितनी वैल्यूज के लिए y डिफाइन हो उसको हम लोग रेंज कहते हैं। रेंज के बाद अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल एक कोडोमेन टर्म पे डिस्कस करेंगे। कोडोमेन में हमने कोडोमेन में हमने क्या सीखना? कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन हमें क्या सिखाएगा? सबसे आसान इन चीजों में सेट बी पूरा जो होता है, यानी जब फंक्शन यहां से यहां चलती है बेटे तो इसको कोडोमेन कहते हैं। तो कुल मिला जुला के आप ये समझ के चलोगे, ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। ये डोमेन और कोडोमेन, ये दोनों चीजों के बारे में जाना। आपको तकलीफ देने वाला है, आपको कष्ट मिलने वाला है, किस चीज से? यहां पर रेंज से मिलने वाला है। इस चैप्टर में रेंज आपको तकलीफ देगा। अपने 11th क्लास में हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े, जैसे नाम लेता हूं, देखो जरा, आपने पढ़ा बहुत अच्छा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता था, है ना? y = x, जैसे अगर मैं कहूं fx = x, पॉलिनोमियल के नाम से पढ़े बेटे, इसका ग्राफ ऐसे होता है। याद आ जाएगा आपको? नहीं भी आता है तो ब्रीफली देख लें। fx = x पॉलिनोमियल फंक्शन थी हमारे पास। fx = x², ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन था बेटा, ठीक है। इसे आप पॉलिनोमियल कह सकते हो, ये दोनों फंक्शन को। पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते हैं, ये ऐसे होता है, पैराबोलिक शेप होती है इसकी। और रेंज के बारे में बेटे यही चीज आपको पढ़नी है। अभी डोमेन और रेंज, अगर इन चीजों में अगर हम यहां सीख लें तो ये टॉपिक आपको आसान लग सकता है, ठीक है ना। इनकी जानकारी के बगैर हम एक बार की जाते हैं 12th क्लास के फंक्शन पढ़ने में, एकदम मत्था नहीं चौंकता, हमें मत्थे में नहीं चढ़ता। चलो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। डोमेन का मतलब, यहां डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस यदि इधर कर ले पहले तो एक एक छोटी छोटी सी बात समझ लेंगे। डोमेन बेटे, डोमेन जो है यहां पर सिंपली डी लिखता हूं। डोमेन का मतलब हो गया ये रियल नंबर। जब जो x की वैल्यू पुट करोगे बेटे हमेशा y मिलता जाएगा। जब भी x चेंज करे, नया x डाल दिया, y मिलता जाएगा। इस तरह से ये रियल नंबर, पूरा सारा रियल नंबर जो हो गया, यानी तुम कोई भी वैल्यू पुट किए तो आपको y मिलता रहेगा। तो ये हो गया आपके लिए डोमेन। अच्छा, डोमेन के बाद आप रेंज पे आ जाइए। रेंज क्या होगा? जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, इसलिए ये भी रियल नंबर होगा। डोमेन और रेंज दोनों सेम हो गए यहां। बहुत अच्छी बात है। तो हमने पॉलिनोमियल नाम के फंक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें, थोड़ी सी x³ भी है, मैं यहाँ पूरी 11th नहीं बता सकता, आप
आपको काम की चीज सिखानी है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आइए बेटे इस पे डोमेन अगर डिस्कस करें, क्योंकि आपको यही चीजें अभी दोबारा पढ़नी है, 12th क्लास में यही है दोबारा आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस तरह का ग्राफ है, ये क्या चीज है, मैंने ये बताया होगा 11th क्लास में, या अब वीडियो क्लास 11th की इस चैप्टर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी सिखाता हूं आपको, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ आपको किसी चीज का पता है, ठीक है, आप जो अभी पढ़ने वाले हो चैप्टर 1 में, बेटे चैप्टर 1 में जो अभी तुम पढ़ने वाले हो, ये आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में भारी मदद करने वाला है, और तो और चैप्टर 2 में मदद मिलने वाली है तुम्हें काफी। यानी चैप्टर 1 जब तुम पढ़ते हो तो चैप्टर 2 में उसका भरपूर यूज है, ठीक है। चैप्टर 6 में 5 में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, इसलिए ठीक से पढ़ेंगे आप मेरे साथ, है ना। डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन एक्स की वैल्यूज को कहते हैं। बेटे एक्स की वैल्यू तुम देखो, अब हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाले, देखिए ग्राफ में देखिए इस तरीके से समझाया जाता है, मैंने वहां नहीं बताया यहां बताता हूं। डोमेन का मतलब देखो ग्राफ एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक ऑक्यूपाई कर रहा है ना। ये कर्व ऐसे जाके फैल जाएगी पूरी, यानी एक्स की हर वैल्यू मिल रही है, यानी एक्स की हर वैल्यू को तुम पुट कर सकते हो, एक्स की जोन सी वैल्यू डालो वाई मिलता जाएगा, यानी डोमेन जो हो गया रियल नंबर हो गया बेटे, रियल नंबर। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर लो, ये रियल नंबर मिल गया डोमेन आपको। रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेंज, ठीक है। रेंज इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें रेंज क्या है, रेंज वाई की वैल्यूज बोलते हैं। देखिए ये डिनो नीचे देखना, वाई एक्सिस के निचले वाले हिस्से में कहाँ कहीं ग्राफ का कोई नामो निशान है, ग्राफ पूरी की पूरी ऊपर ही जा रही है बेटा, है ना। ग्राफ ऊपर ही है, नीचे नहीं है, यानी वाई एक्सिस के नीचे, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नहीं है। और वाई के कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या हो गई मेरी, रेंज हो गई मेरी पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी आर प्लस को हम लोग रेंज कहते हैं। बहुत अच्छा है, ओके। आइए रेंज जैसे हमने जानना शुरू किया, क्योंकि आप ये देखो ये ग्राफ जो है बेटे वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी वाई की कोई भी वैल्यू होगी तुम जान सकते हो वाई की क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू से तो मिलेगी। ऊपर वाले ग्राफ पे देखो, ऊपर वाले ग्राफ में देखिए, हाँ रियल नंबर क्यों बोला मैंने, डोमेन रियल नंबर इसलिए बोला क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जगह में, देखिए x की इस वैल्यू के लिए y मिल रही है, गौर करना, जैसे x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू है ना बेटे, ऐसे ही तो देखते हैं, x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू, इस तरह x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू है, यानी x भी सारा मिल रहा और y भी। जब x देखना हो तो ऐसे देखा करो ग्राफ कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, बेटा ये लाइन ऐसी ही जा रही है, यानी x की नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक सारी जगह ऑक्यूपाई कर रखा है इसने, और y भी नीचे से लेके ऊपर तक चल रहा है। ये तरीका होता है फंक्शन को समझने का, ठीक है। फंक्शन का मेन ग्राफ से रिलेशन है, अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आपने कहा कि एक्स एक्स से नीचे से लेकर ऊपर तक, इस तरह से आपने डोमेन और रेंज क्यों ऐसे हैं ये आपको ब्रीफली मैंने समझाया, मैथमेटिकली लॉजिकली नहीं, मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूं, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेन के बाद रेंज। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों हमारा पॉजिटिव रियल नंबर। बेटे देखिए ग्राफ जो है वो नीचे नहीं है, यानी वाई की प्रेजेंटेशन ऊपर है, इसलिए आर प्लस बोलेंगे। ऐसे में हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हमारा इस तरह से आपने और भी ग्राफ सीखे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताऊंगा। अब मैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। ये आपको भर के आने वाला है बोर्ड्स में, अच्छे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो खैर माई बाप है ये, बस समझ लीजिए, है ना बेटा। जब भी डेप्थ का कोई क्वेश्चन है तो उसके अंदर मॉडुलस अपना पैर जरूर डालता है, या ये समझ लीजिए मॉडुलस ने जहाँ पैर डाल दिया बेटे वो मुश्किल क्वेश्चन हो गई। तो मॉडुलस फंक्शन आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपने देखा होगा, हम लोग इसके ग्राफ को बहुत अच्छे से सीखे हैं बेटे। ये ऐसे आता है, इसका ग्राफ इस तरह से आता है। तो डोमेन तुम देखते हो, डोमेन क्या है इसका, डोमेन है रियल नंबर बेटे, पूरा रियल नंबर है। और रेंज देखते साथ हम समझेंगे पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस, क्योंकि यहाँ भी वाई एक्सिस के नीचे नहीं है। तो इनको आसान नहीं लेना है, बार बार और अच्छे से पढ़ना है। जब तुम देखिए कोई काम मुश्किल क्यों हो जाता है ना, किसी से भी सुनते हो अरे बेसिक नहीं आ रहा है उसे इसीलिए परेशानी है, वो उसको बस बेसिक नहीं समझ में आया। बेसिक क्या होता है कोई बताए मुझे, हैं? 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, ये 4 लोग कौन होते हैं, है ना।
देखिए मजाक में कहा जाता है आज तक ये 4 लोग दिखाई नहीं दिए। इसी तरह बेसिक क्या होता है, बेसिक क्या है कोई नहीं बताएगा आपको। बेसिक है उस टॉपिक के इनिशियल कॉन्सेप्ट्स, उससे जुड़ा हुआ पिछली क्लास में कुछ है, अगर उसको जानते हैं तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो बेसिक ये है बेटे, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ये है, ये एक्स एक्सिस के दोनों तरफ ऑक्यूपाई करता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, और इसका जो रेंज है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। गॉट? तो इस तरीके से हमने मॉडुलस फंक्शन को देखा। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब कि ये मॉडुलस तो खैर आगे आप देखिएगा 11th 12th क्लास में बहुत जगह आने वाला है। तो अब तक हमने जो देखा वो 11th का फंक्शन था, वो 11th क्लास के जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को हमने रिकवर किया। ऑफकोर्स पूरी 11th नहीं, मैंने 12th के भी जो जुड़े हुए काम के क्वेश्चन बातें थी उसको उसमें समझाता जा रहा था। अब हम लोग 12th क्लास के कॉन्सेप्ट जो कि फंक्शन से जुड़े हैं उनके बारे में गौर करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शन, सबसे पहले अब हम लोग क्या सीखने 12th में, जैसे आपने रिलेशन, थोड़ा रिलेशन के बारे में बात कर लें। 11th क्लास में हमने पढ़ा रिलेशन क्या है, रिलेशन किस तरह से है, आपने रिलेशन को पढ़ा था ठीक से। 12th में आपने रिलेशन में क्या चीज पे फोकस किया, टाइप ऑफ रिलेशन। आपने रिलेशन कैसे बनता है वो नहीं, 11th क्लास में हमने सीख लिया कैसे रिलेशन बनता है। 12th क्लास में आपने सीखा टाइप ऑफ, नेचर ऑफ रिलेशन क्या है भाई, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, या क्या ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास वगैरह वगैरह। ठीक, अब इसी तरह अब हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, ये 11th में था आपके पास, फंक्शन है या नहीं ये 11th क्लास में पढ़ना था। देखिए फंक्शन एक चैलेंजिंग चैप्टर होता है, स्टूडेंट के लिए है तो कोई बड़ी बात नहीं है, टीचर के लिए भी होते हैं बेटे। इसको बताना मतलब लोहे के चने चबाने वाली बात होती है। टू मेक अंडरस्टैंड टू एवरी स्टूडेंट बहुत मुश्किल होता है ये, तो इसलिए एक वीडियो को बनाते समय बहुत गौर करके बना रहा हूँ कि आप जब भी देखें तो आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट डिलीवर हो। मैंने ये कहा अब हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस को जानने वाले हैं। टाइप ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन तो है। देखिए फंक्शन क्या नहीं था अभी मैंने पीछे बता दिया, आप ये गौर कर लेंगे, जब कोई x छूट जाए जिसका y ना हो तो वो फंक्शन नहीं है, पहली बात। ठीक है, जब एक x कोई सा भी छूट जाता है डोमेन के अंदर जहां से फंक्शन चलती है तो वो फंक्शन नहीं है। दूसरा क्या है, एक x के 2 इमेज हो बेटे तो वो फंक्शन नहीं है। ये 2 बात यहां कभी नहीं आने वाले, बट जानना जरूरी है क्योंकि उससे आप और आगे कंफ्यूजन होता है अगर वो नहीं जानोगे तो। चलिए 1 के बारे में बता दूं। 1 का एक टेक्निकल नाम है, एक टेक्निकल नाम है यहाँ पर, उसका नाम है इंजेक्टिव। ठीक है, उसे इंजेक्टिव कहेंगे, इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिव ये टेक्निकल टर्म है कि 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। वो कहेगा फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। क्या होता है 1 का मतलब f from a to b such that एक फंक्शन a से b, कैसा भी, अगर fx1 इक्वल टू fx2, क्या आपको पता है, क्या आप इस बात को जानते हो कि y1 को ही fx1 कहते हैं? यस इट इज, ये fx2 है बेटा और ये fx3 है, fx1 fx2 fx3। वेल, तो fx1 fx2 fx3 आपने देखा, यानी x1 पुट करने पे आपको y1 मिला, ठीक है ना, उसी को हम fx1 भी कह सकते हैं। अगर 2 वैल्यू, 2 fx1 2 y, बेटे 2 y अगर सेम हैं तो ये दावा करता है कि x भी सेम होने चाहिए उनके, यानी fx1 और fx2 सेम यदि हैं, समझ रहे हो, यहां से देखो fx1 और fx2 यानी दोनों का इमेज सेम है तो उसका प्री इमेज भी सेम होना चाहिए। 1 ये कहता है, ठीक है। ऑल्सो 1 ये भी कहता है कि अगर fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2 देन x1 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू fx2, यानी fx1 fx2 अलग अलग हैं तो x1 और x2 भी अलग अलग होने चाहिए। होने चाहिए का मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर x1 x2 नहीं है, अगर ये दोनों कंडीशन सच होती हैं तो इसका मतलब वो 1 है बेटा, ठीक है, 1 ऐसे कहेंगे। तो 1 का मतलब ये हो गया कि 2x यदि सेम है तो उसके जो इमेजेस जाएंगे वो भी सेम हो जाएंगे। अगर 2x डिफरेंट हैं तो उनका इमेजेस भी डिफरेंट होना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। चलिए ठीक, अब हमने इस बात को फिगर से हमने समझ लिया। तो क्या ये फंक्शन 1 है? आप देखो, क्या आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि fx1 fx2 अलग अलग हैं तो fx1 x2 भी अलग अलग, यानी इस डेफिनेशन के मुताबिक आप ये देख सकते हो ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। भाई x1 x2 अलग अलग हैं तो fx1 fx2 भी अलग अलग है। इस तरह से ये 1 है, इट इज ट्रू, ठीक है, ट्रू, ये ट्रू है फंक्शन, इट इज इंजेक्टिव। आपको जो ग्राफ दिखाया मैंने उसे इंजेक्टिव कहते हैं,
उसे 1 1 भी कहेंगे, एक ही बात है। 1 1 कहो, इंजेक्टिव कहो, एक चीज है बेटे। आइए इस ग्राफ में आ जाइए, इस फिगर में f फ्रॉम a टू b, जैसा कि आप देखते हो ये a है, ये b है, एक फंक्शन है। आप जरा नोटिस कीजिए तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप x1 और x2 दोनों की इमेज y1 है। बेटे देखिए मैंने स्पेस इसीलिए छोड़ा था। fx1 डालते हो तो y1 मिलता है आपको, fx2 डालते हो तब भी y1 मिलता है, यानी x1 और x2 दोनों y1 से टकर रहे हैं। तो मैंने ये कहा यदि fx1 fx2, देखिए fx1, जबकि यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये fx1 सेम है दोनों की, यानी कहने का मतलब यहां पर बताता हूं आपको, fx1 इक्वल्स टू सेम है, fx1 दोनों सेम आ रही है, बट x1 और x2 कहां सेम है? देखिए fx1 और fx2 दोनों सेम है। हियर fx1 इक्वल्स टू fx2 बट इज नॉट इक्वल, f1 इक्वल टू x2 नहीं है। बेटे देखिए दोनों का आंसर तो सेम आ गया, fx1 और fx2 सेम आ गए, ठीक है ना, बट आंसर जो है वो x1 और x2 बट सेम नहीं है। तो ऐसे में कहेंगे इट इज नॉट 1 1। आप फिगर में आप आसानी से समझ लेते हो, बट क्वेश्चन केवल फिगर से नहीं बनेंगे। फिगर दिया रहे तो मैं 11th वाली बात अभी भी कहूंगा, अगर फिगर तुम्हारे पास है बेटे तो तुम देख के झटके से कह दोगे कि 1 1 है या नहीं। चलिए आइए यहाँ पर देखें इस फंक्शन के बारे में। ये सेकंड है, ये फर्स्ट था और ये थर्ड। ये क्या कहता है? x1 y1 से जुड़ा, x2 y2, x3 यानी fx1 इज नॉट इक्वल, जैसे आप देखिए है ना, आप देखोगे y1 जो है वो y2 के इक्वल नहीं है, इसलिए x1 भी x2 के इक्वल नहीं है। ये तो फंक्शन क्लियर कट 1 1 का दिख रहा है। बोलो सर आपने वहां तो बता दिया, यहाँ क्या है? बताता हूं बेटे, यहाँ फर्क ये है कि देखिए y4 छूटा हुआ है, एक एलिमेंट है ना, तो y4 छूटा है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। फंक्शन में तो डोमेन, कोडोमेन में चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पर एक वाकिफ बता देता हूँ, रेंज थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जान लें। रेंज क्या है यहाँ? y1 y2 y3, बट कोडोमेन क्या है बेटे? कोडोमेन जो है y1 y2 y3 y4, ये चारों मिला करके कोडोमेन बनते हैं। एग्री? ये बात है, यानी रेंज और कोडोमेन हमने दोनों निकाल के चेक किया। y1 y2 के इक्वल नहीं है तो x1 x2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या? ये 1 1 है। इट इज 1 1, इट इज 1 1। इट इज, यहां पर कोई स्पेयर एलिमेंट नहीं बच रहा था, यहां एक स्पेयर एलिमेंट बचता है, ये आपको बताया गया है। यानी आपको क्लियर समझ में आ रही है? यानी जो दो x सेम है तो y भी सेम होना चाहिए। तो लैंग्वेज में तो बहुत आसान लग रहा है जब मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि भाई हाँ, आप कहोगे सर बार बार पढ़ाते भी हो डराते भी हो। नहीं बेटे, कहने का मतलब क्या है कि जब आप एग्जाम्पल से कोई चीज़ को समझ रहे होते हो, थ्योरेटिकली बात कर रहे होते हो तो क्लियर लगता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको डिराइव करना होता है, इन चीज़ों को खुद से निकालना होता है, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट बनाता है चीज़ों को। आइए इसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, मेनी वन। मेनी वन क्या चीज़ है? मुझे पिछले पेज में बता देना था। 1 1 1 1 जो नहीं होता वो मेनी वन होता है, सिंपल। जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मेनी वन, विच आर नॉट 1 1। हमें मेनी वन नहीं जानना, हमें 1 1 जानना है, ठीक है। और जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है, बस सिंपल। मेनी वन का डेफिनेशन इतना है कि जो 1 1 नहीं है बेटा वो मेनी वन। मेनी वन के लिए केवल इतना बताऊंगा, ऐसे फंक्शन जो भी होंगे वो मेनी वन होंगे, यानी 2x का 1y जब कभी भी हो तो ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन कहेंगे। आप कभी ये तो नहीं सोच रहे ना कि सर 1x के 2y होंगे तो क्या होगा? बेटा वो फंक्शन ही नहीं होगा, पहली बात, ठीक है ना, वो फंक्शन ही नहीं होगा, वो हमारे कैटेगरी में है ही नहीं। हम 12th क्लास में ऐसी चीज़ को नहीं देखने वाले हैं। अगर आ गया तो 1 नंबर में आ जा सकता है, मतलब ये है कि उससे आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। यानी 2x का 1y तो हम समझेंगे, 1x के 2y इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है। हमें पढ़ना है टाइप ऑफ फंक्शन यहाँ। तो अब हमने कह दिया मेनी वन। मेनी वन का मतलब विच आर नॉट 1 1, विच आर नॉट इंजेक्टिव, दे आर 1 1, ठीक है, दे आर मेनी वन। चलिए अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, ऑन टू। 2 ही कॉन्सेप्ट हमें जानना है टॉपिक के बेसिक, जिसको कहते हैं 1 1 एंड ऑन टू। ऑन टू का एक टेक्निकल नेम है सर्जेक्टिव, ठीक है, ये सर्जेक्टिविटी, ये टेक्निकल नाम है। क्या है ये सर्जेक्टिविटी? सर्जेक्टिविटी ये कहता है कि आपने फंक्शन का रेंज निकाला बेटा,
ठीक है, अब बात आती है रेंज क्या है। तो रेंज अपने आप में एक बहुत ही क्लिष्ट टर्म है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। आपको क्वेश्चन करना पड़ता है इसलिए आपको मुश्किल लगेगा, है ना। जिन्हें क्वेश्चन नहीं करना वो तो कुछ भी दावा कर दें। रेंज क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, दोज वैल्यूज ऑफ वाई, दोज वाई, ठीक है, वैल्यू के वो कलेक्शन फॉर विच वी हैव ए करस्पॉन्डिंग एक्स। रेंज का मतलब कलेक्शन ऑफ वाई, सिंपली इतना जान लें, कलेक्शन ऑफ वाई फॉर गिवन एक्स, है ना। देखिए कितना आसान नहीं लग रहा लैंग्वेज लिखने में। जब क्वेश्चन करते हैं तो वो रेंज निकालना आफत बन जाती है। मतलब रेंज, रेंज का मतलब वाई की सारी वैल्यूज को। तो यहां देखिए ना, यहां y1 और y2 जो है रेंज हो गया आपका, है ना। डोमेन तो ये तीनों हो गए, क्लियर। वेल, तो इसका मतलब एक एलिमेंट बचा हुआ है। आप देख रहे हो रेंज क्या है यहाँ बेटे, बेटे रेंज है यहाँ y1 और y2। और को डोमेन क्या है, आपको एक बात बताता हूं मैं, है कि नहीं। रेंज, को डोमेन किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया। को डोमेन का मतलब सेट बी, ये सेट ए है और ये सेट बी है। एक फंक्शन जो कि ए से बी जब चल रहा होता है तो ये मेरा डोमेन है, ये रेंज होती है, सॉरी ये कोडोमेन होता है बेटे, ठीक है, ये कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन सेट बी के पूरे एलिमेंट्स को, यानी कि बेटे सेट बी का मतलब y1, y2 और y3, y1, y2, y3 को हम कोडोमेन कहेंगे। बहुत अच्छी बात, ठीक। तो क्या देखते क्या हैं आप, रेंज और कोडोमेन क्या सेम है, नहीं सेम है। तो सर्जेक्टिविटी में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट में है रेंज मस्ट बी इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज जब कोडोमेन के इक्वल होगा, रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो जाए, सेट हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको हम लोग ऑन टू कहते हैं, उसे हम सर्जेक्टिव कहेंगे। रेंज और कोडोमेन जब डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट कैसे, देखो ये रहा, रेंज और कोडोमेन आम तौर पे सेम नहीं होते। रेंज जो है हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है बेटा। क्या है, रेंज, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है ना। रेंज हमेशा छोटा होता है कोडोमेन से, लेकिन हमेशा नहीं। जब सेम हो जाएगा, जब रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो जाएंगे तो वो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू, उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे, दैट इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। एग्री। तो कहने का मतलब क्या है, जब पिक्टोग्राफिक रहते हैं, जब एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो ठीक है, ऑफ कोर्स। चलिए आगे भी देखने वाले हैं, चिंता मत करो, इस बार फंक्शन का बेड़ा मैं बहुत अच्छे से पार करा दूंगा आपको, है ना। अच्छे क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन। अरे कुछ जब तक कुछ मज़ेदार चीज़ ना सीखो तो क्या सीखा, है ना बेटा। तो ऐसे चैलेंजेस लीजिए, काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको मेंटली तैयार कर रहा हूँ कि फंक्शन को हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना बेटे, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ए जो है डोमेन और कोडोमेन, ये सब कुछ हमने सीख लिया। तो यहाँ हमने देखा इट इज़ नॉट ऑन टू, यानी आप बोलोगे हियर इट इज़ नॉट ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये आप देख रहे हो y3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री में, सुनते रहेंगे गौर से, अब जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें हम लोग आगे क्वेश्चनों में कहने वाले हैं। y3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है बेटे। रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। रेंज तो मेरा y1 y2 है और कोडोमेन ये मेरा पूरा है, यानी y3 का कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। आप एक टर्म लिख देता हूं, आपको जरूरत पड़ेगी, y3 डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, यानी ये जो y है वो कहीं से नहीं जुड़ा हुआ। इस y3 को हम ये कहना चाहते हैं, ये y3 बेटा इसका कोई भाई बंधु नहीं है इस सेट में। चलो ठीक, ऑन टू वहीं पर आते हैं। आइए यहाँ आ जाइए, यहाँ हम क्या देखने वाले हैं। यहाँ मैंने नया फंक्शन ले लिया इस तरह से a और b। तो आप देखो यहाँ x1 y1 सारे जुड़ गए, यहाँ तो वैसे भी कोई नहीं छूटेगा क्योंकि यहाँ छूट गया तो फंक्शन ही नहीं है, पहली बात। चलो यहाँ भी कोई नहीं छूटा बेटा, यहाँ आप देखोगे रेंज कितना है y1 y2 y3 और कोडोमेन कितना है वो भी सेम है, यानी रेंज और कोडोमेन सेम हो गया। तो देयरफॉर f इज ऑन टू, इसको कहते हैं ऑन टू ऐसे फंक्शन को जिसका रेंज और कोडोमेन सेम हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन के बारे में अगर नोट करोगे तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं बेटे, कोडोमेन इक्वल है, हेंस एफ इज ऑन टू। तो ऐसे हम समझ रहे हैं। आपको क्या ये दोनों फंक्शन में कुछ फर्क दिख रहा है?
दोनों के फिगर में कुछ फ़र्क देख रहे हो, तो उस फ़र्क को दिखाना था मुझे, उस फ़र्क को समझाना था बेटा। देखिए अब यहाँ पर हमने ऑन टू लिख दिया, ऑन टू अब आ जाओ जरा 1-1 पे आ जाइए, 1-1 पे आ जाओ। आइए इन दोनों फिगर के बारे में 1-1 पे चेक करें। 1-1 क्या कहता है? एक x एक y, एक x एक y। अगर y सेम है तो x भी सेम होगा, ठीक है। ऑन टू ये कहता है, 1-1 ये कहता है क्या यहाँ है, देखिए ये 2x अलग का एक ही y है, ठीक है। यानी कि अब इसका एडिशनल कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ेंगे तो fx1 और fx3 सॉरी fx2 और fx3 दोनों सेम हुए ना। fx बोलता हूँ यानी y बोल रहे हैं, fx2 x3 सेम है, बट x3 जो है x2 जो है x3 के नॉट इक्वल है। इसका मतलब नॉट 1-1। देखिए मैंने क्या बोला है, ये नॉट 1-1, ये 1-1 नहीं है, बट इट इज ऑन टू। ये ऑन टू है, 1-1 नहीं है, बट ये ऑन टू है बेटा। एग्री? यस। तो 1-1 नहीं है, बट ये ऑन टू है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखा जाए, है ना, यहां देखा जाए, यहां क्या है, ये हर x का अलग अलग इमेज है। को x अलग तो y अलग, x अलग तो fx1 अलग अलग है। यानी इसको हम fx1 कहते हैं, fx2 कहते हैं, fx3, ठीक है। यानी यहां तुम देखते हो फंक्शन 1-1 है, क्योंकि डिफरेंट x, जैसे आप देख रहे हो fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2, दे इंप्लाई कर रहा है x1 ऑल्सो भी नॉट इक्वल्स टू x2। ये 1-1 है, हेंस 1-1, इट इज 1-1, है ना, इट इज 1-1। देखिए ये ऑन टू भी है और 1-1 भी है। एग्री? 1-1 और ऑन टू दोनों है, ठीक। यानी आपने देखा ये 1-1 नहीं है, ऑन टू है। अब एक ऐसी चीज देख लें जो 1-1 तो हो बट ऑन टू नहीं है, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए सिंपल है, 1-1 हो और ऑन टू ना हो, उसके लिए आप एक फिगर बना लीजिए। 1-1 बनाना हो तो x का इमेज y से जोड़ देंगे, 1-1 तो है, और ऑन टू के लिए सिंपली आपको एक एलिमेंट और क्रिएट कर देना है, ठीक है, जिसका कोई प्री इमेज नहीं होता। ऑन टू फेल होने का मतलब है यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट बच जाएंगे जिसका प्री इमेज मौजूद नहीं है, वो ऑन टू नहीं होगा। बट ये 1-1 है, इट इज़ 1-1 बट नॉट ऑन टू। देखिए इट इज़ 1-1 बट नॉट ऑन टू। तो इस तरीके से हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि 1-1 और ऑन टू के बेसिस पे फंक्शंस को कैटेगराइज करेंगे। इस क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 11th क्लास में जो भी कॉपी बुक्स आपके पास, अपने जहाँ से भी कोई भी सोर्सेस से आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, तो आप उसे एक बार ज़रूर से रिवाइज़ कर लें, तो आपको ये वाली टॉपिक समझने में और आसानी होगी। और इसके आगे के लिए आप अच्छी तैयारी करें, अच्छी फोकस करके पढ़ें बेटे। जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं, जो भी क्लासें होने वाली हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। स्टार्टिंग में एक बार तगड़ी इनपुट डालो, एकदम जोर शोर से भिड़ो, तो फिर बेहोश हो जाएगा, धराशायी हो जाएगी फंक्शन, है ना, तो फिर तुम्हारे हाथ में रहेगा ये। तो मैं समझता हूँ ये अच्छे कंटेंट मैंने देने की कोशिश की है। आप इसे एक बार और वॉच कर लेंगे, 2 बार वॉच कर लेंगे तो एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा। बट इसके बाद भी मैं एक बार ज़रूर कहूँगा, फंक्शन को बहुत टेक केयर करके पढ़ना है। तो कीप डूइंग बेटे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कीप डूइंग। थैंक यू।